हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11। आई एम योगिता सिंह, योर हिस्ट्री टीचर। बच्चों, आज हम जो है हिस्ट्री में चैप्टर 2 पढ़ेंगे। जो चैप्टर 1 है वो आपका अभी सिलेबस में डिलीटेड है। अगर इन फ्यूचर आपका थोड़ा ऐड होता है तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी वो जो है डिलीटेड चैप्टर है, तो चैप्टर 1 आपका अभी नहीं कराएंगे। चैप्टर 2 से ही आपका जो हिस्ट्री में स्टार्ट है। तो चैप्टर 2 है आपका लेखन कला और शहरी जीवन। इसमें हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ पे जो है किस नदियों के किनारे पर ये बसा था, इन सब के पूरे सभी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे हम इसके। देखिए, मेसोपोटामिया जो है वो दजला फरात नदी के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। यानी कि आजकल ये जो इलाका है ये कहाँ पर है, इराक में है। ठीक है, और कौन सी नदी के बीच में था, ये दजला और फरात नदियों के बीच में। शहरी जीवन की शुरुआत इस सभ्यता में होती है। अगर हम बात करें कि शहरी जीवन की शुरुआत कौन सी सभ्यता से मिलती है, तो हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता से देखने को मिलते हैं। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। अब ये बात करते हैं मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। यह शब्द जो है यूनानी भाषा के 2 शब्दों से बना है। मेसोस यानी कि मध्य और पोटामोस यानी कि नदी से मिलकर बना हुआ। मेसोपोटामिया जो है दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। यानी कि इसके बीच में उपजाऊ जमीन है, वहाँ पर ये फला फूला। मेसोपोटामिया की भाषा क्या है, तो इस सभ्यता में सबसे पहले जो है सुमेरियन भाषा, ठीक है, उसके बाद अक्कदी और भाषा, और बाद में जो है अरामाइक भाषा बोली जाती। 3 भाषाएं बोली जाती थी। पहले वो कौन सी बोली जाती, सुमेरियन, फिर अक्कादी, फिर जो है अरामाइक। 1400 ईस्वी पूर्व से जो है धीरे धीरे अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ। यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी, और 1000 ईसा पूर्व के बाद ये व्यापक रूप से बोली जाने लगी। यानी कि हर जगह फैल गई, और आज भी इराक के कुछ भागों में ये जो भाषा है ये बोली जाती है। अब हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है। तो इसके मुख्य स्रोत हैं इमारतें, मूर्तियाँ, कतरे, आभूषण, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएँ तथा लिखित दस्तावेज हैं। ठीक है, जो इसके स्रोत हैं। अब मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। वहाँ का जो है ज्योग्राफिकल एरिया कैसा था, तो इसके शहरीकृत दक्षिण भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। यानी दक्षिणी भाग को क्या नाम दिया गया, सुमेर और अक्कद। बाद में इस भाग को बेबुलोनिया कहा जाने लगा। ठीक है, कौन से भाग को, दक्षिणी भाग को। इसके उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं, असीराइयों के कब्जे होने के बाद असीराई कहा जाने लगा। इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ शुरू हुआ। उरुक, उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। ये इंपॉर्टेंट है कि इसके प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। तो प्रसिद्ध नगर कौन से हैं, उरुक, उर और मारी। ये स्टेपी घास के मैदान तथा पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन था। यहाँ पे बहुत अच्छे घास के मैदान थे, पशुपालन बहुत अच्छा होता था। अतः यहाँ कृषि, पशुपालन, व्यापार, आजीविका के विभिन्न साधन थे। यहाँ के लोग औजार बनाने के लिए कांसे का इस्तेमाल करते थे। यहाँ के उरुक नगर में एक स्त्री का शीश मिला है, जो सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया है। वार का शीश बोलते हैं उसे। श्रम विभाजन एवं समाज संगठन शहरी जीवन एवं अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ थी। यहाँ खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे, लेकिन खनिज संसाधनों का अभाव था, जिन्हें तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी पार देशों में मंगाया जाता था। यहाँ व्यापार के लिए परिवहन व्यवस्था अच्छी थी। जलमार्ग द्वारा फरात नदी व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप के लिए प्रसिद्ध थी। शहरी अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब, लेन देन रखने के लिए यहाँ लेखन कला का विकास हुआ। अब लेखन कला यहाँ का विकास हुआ तो वो कैसे लिखा जाता था। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ पाई गई हैं लेखन कला में, वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। इन पर जो है सरकंडे की तीखी नोक लगाकर और खीली का लिपि द्वारा लिखाया गया है। इन पट्टे को धूप में सुखाया गया, यानी कि गीली पट्टियाँ करके उसके बाद जो है नोक बनाकर सरकंडे की उससे गाड़ कर लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद उसको सुखा दिया गया है। तो इस तरीके की लेखन कला मिली इनकी। लेखन प्रणाली की विशेषता क्या थी, ध्वनि के लिए किलाक्षर या किलाकार चिन्ह का प्रयोग किया गया, गाड़कर, यानी कि वह एक अकेला व्यंजन नहीं होता था। अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे, जिसके कारण लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। सूखने से पहले इन्हें गीली पट्टी पर लिखना होता था। लिखने के लिए कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती थी। इसमें भाषा विशेष की ध्वनि को एक दृश्य रूप देना होता था। अब कीलाकार क्या है, इसे बोलते हैं क्यूनिफॉर्म। यह लैटिन भाषा का है, इसे क्यूनिस से लिया गया है।
जिसका अर्थ है छोटी, और फोर्मा इसका मतलब है आकार, यानी कि ये दोनों जो है छोटी और क्या बोलते हैं आकार, यानी कि जो है आपका कीलाकार यानी कि क्यूनिफॉर्मा का यही मतलब है। मेसोपोटामिया की कृषि और जलवायु स्थिति कैसी थी? दजला और फरात नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ में निकलकर अपने उपजाऊ में बारीक मिट्टी साथ लेकर आती थी। जब नदियों में बाढ़ आ जाती थी या जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में लाया जाता तब ये मिट्टी जो है वहाँ की उपजाऊपन हो जाती थी। यहाँ का रेगिस्तान जो है, रेगिस्तानी भाग जो दक्षिण में स्थित है, यहाँ भी कृषि की जाती है। फरात नदी जब इन रेगिस्तान में पहुँचती है तो छोटे छोटे कई धाराओं में बढ़ जाती है और सिंचाई का कार्य करती है। यहाँ पर जो है गेहूँ, जौ, मटर, मसूर की खेती की जाती है। दक्षिण मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी, हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। स्टेपी क्षेत्र का मुख्य कार्य पशुपालन था। यहाँ खेती के अलावा भेड़ बकरियाँ स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ियों की ढालों पर पाली जाती थी। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। यहाँ उर नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। गली टेढ़ी मेढ़ी और संकरी थी। जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं थी। उरवासी घर बनाते समय शकुन अपशकुन पर विचार करते थे। 2000 ईसा पूर्व के बाद फरात नदी की ऊर्ध्वाधर धारा पर मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फला फूला, यानी शाही राजधानी बना। यह अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। इसके कारण यह बहुत समृद्ध तथा खुशहाल था। यहाँ जिमरीलियन और राजमहल जहाँ एक मंदिर भी मिला है। कालगणना की बात करें तो कालगणना गणित का विद्वतापूर्ण परंपरा दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है। इस सभ्यता के लोग गुणा, भाग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि, ब्याज आदि से परिचित थे। ये सब जानते थे ये लोग। कालगणना के लिए यहाँ के लोगों ने एक वर्ष का 12 महीनों में, एक महीने का 4 हफ्तों में और एक दिन का 24 घंटों में तथा 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन किया था। और मेसोपोटामिया के अगर हम शहरों के प्रकार की बात करें तो वे जो मंदिरों के चारों विकसित हुए शहर, और एक तो मंदिरों के चारों विकसित हुए शहर में, दूसरा है जो वे व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए शहर, और तीसरा था शाही शहर। तो 3 टाइप के शहर का विकास हुआ था यहाँ पर। अब हम बात करते हैं शहरीकरण, नगरों की बसावट कैसी हुई। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता था। इसके अलावा कस्बे बसने लगते थे। शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते और उन्हें नगर या गाँव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता था। उनमें आपस में लेन देन होता रहता था। इसके प्रकार हम देखते हैं कि शहरी क्रियाकलाप में गाँव लोग भी जुड़े रहते थे। अब शहरी जीवन की विशेषताएं क्या थी? शहरी जीवन में श्रम विभाजन होता था, यानी कि आदमियों का काम आदमी करते थे, औरतों का काम औरतें करती थी। विभिन्न कार्यों से जुड़े लोग आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े रहते थे। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जो चीज़ें विभिन्न जंगलों से आती थी। मेसोपोटामिया के शहरों में माल की आवाजाही कैसे होती थी? तो मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे, मुद्राएं, आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पॉपुलर के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियों के पहिए, नाव बनाने के लिए कोई भी खास अच्छी नहीं थी। औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए धातु वहाँ उपलब्ध नहीं थी। मेसोपोटामिया लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थर को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगवाते थे। यानी कि वहाँ पर ये जो है इन संसाधनों की कमी थी तो कहाँ से मंगाते थे? ईरान और तुर्की से, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि उत्पादन जो है एक्सपोर्ट करते थे। अब परिवहन की बात करें, परिवहन का सबसे आसान और सस्ता साधन था वहाँ पर जलमार्ग, क्योंकि फरात दजला नदियाँ थी, फरात इसके लिए अच्छा था। मेसोपोटामिया शहरों के लिए जलमार्ग सबसे प्रमुख साधन होने का कारण था। मेसोपोटामिया के मंदिर की अगर बात करें तो मेसोपोटामिया के कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों की तरह थे। अंतर केवल मंदिर की बाहरी दीवारों के कारण था। कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। उर चंद्र है, इन्नाना प्रेम और युद्ध की देवी है, दोनों देवी देवता हैं।
इनके बारे में पूछा जाता है। तो उर कौन है? उर चंद्र देवता है। इन्नाना जो है वो प्रेम और युद्ध की देवी है। यहाँ प्रमुख देवी देवता थे। ये कच्ची ईंटों का बना हुआ होता था। इन मंदिरों के विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे उर जो चंद्र देवता था और इन्नाना जो है प्रेम और युद्ध की देवी मानी जाती थी। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते गए, क्योंकि उन्हें खुले आंगन के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारणतः घरों में अलग अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था। मंदिर की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतराल के बाद अंदर की और बाहर की ओर मुड़ी होती थी और यह मंदिरों की विशेषताएं थी। अब देवता पूजा के बाद देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था, ठीक है। और लोग जो है देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली ये सब उनको लेकर आते थे, उनका भोग लगाते थे। आराध्य देव सिद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशु धन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे कि तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना, ऊनी कपड़ों को बुनना आदि मंदिरों के पास ही की जाती थी। मेसोपोटामिया के शासक समय का ही अगर हम मेसोपोटामिया के शासक की बात करें, समय का ही विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया और यहाँ से यह रोम तथा इस्लाम की दुनिया में तथा बाद में मध्ययुगीन यूरोप में पहुँचा। गिलगेमिश जो है वो उरुग नगर का शासक था, बहुत बड़ा महान योद्धा था, जिसने दूर दूर तक जो है प्रदेशों को अपने अधीन पर लिया। असीराई शासक असुर बनीपाल ने बेबीलोनिया जैसे कई मिट्टी की पट्टिकाएँ मंगवाकर जिनमें एक पुस्तकालय स्थापित किया। नेबुकोडनेस्सर ने 625 ईस्वी में बेबीलोनिया को असीराई अधिपत्य से मुक्त कराया था और 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन दुनिया का ही प्रमुख जो है नगर बना रहा और नेबूकदनेस्सर स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। तो बच्चों, ये वीडियो जो है मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दी। आप इसे वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। थैंक यू, हैव नाइस डे।